अब स्टॉक्स इन न्यूज़ में अगर आप देखें, जो आज सबसे पहला स्टॉक था वो था ओएनजीसी और ऑयल। इनको मिलेगी राहत, रियायत मिलेगी, और साथ ही साथ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को जो फॉरेन पार्टनर है उसको चूज़ करने में थोड़ी सी और भी अगर आप देखें लिबर्टी मिल सकती है। अमरीश, इस खबर को आप देखिए, कुल मिला के सार ये है कि हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है उसको हम घटाएं किसी भी तरीके से। मुझे याद है ओएनजीसी के ज़माने में क्या स्टॉक हुआ करता था, स्पेशली सुबीर रहा साहब के वक्त में। पिछले 3 साल में इसने पैसे गंवाए हैं। 300 का स्टॉक 150 हो गया है। अब एग्जैक्टली इन लेवल्स पे इस खबर के बीच में सरकार जब इनकी इंपॉर्टेंस समझ रही है, आपकी अप्रोच क्या है? सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, पर इसके कारण यदि हम लोग सोचे कि ओएनजीसी यहाँ से करीब 30-40% भाग जाएगा, आई थिंक दैट इज पाइप ड्रीम। शायद इस खबर के कारण शायद वी कुड सी अ 5 to 6 रुपीज सॉर्ट ऑफ मूव। उससे ज़्यादा मूव होना मुश्किल है अनलेस ऑफ कोर्स वी स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड नाउ। और वो रिजल्ट्स देखने के लिए शायद 1 साल या 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वेदर द ऑयल प्राइसेस गो अप और गो डाउन, ओएनजीसी को तो कुछ फर्क होता नहीं है। ठीक बात है। आप देखिए, कल बहुत बढ़िया प्रदर्शन इन स्टॉक्स ने दिखाया था। बाजार बंद होने से कुछ देर पहले ये खबर आई थी तो कुछ तो प्राइस इन हो गई थी और कुछ प्राइस इन आज जो होगी। लेकिन नेस्ले, जब कंट्रोवर्सीज होती हैं, नेस्ले में अगर कोई गिरावट होती है तो हिस्ट्री यही कहती है आप खरीद लीजिए स्टॉक को। क्यों? क्योंकि फिर ये शेयर वहाँ से ऊपर चला जाता है। अब क्रेडिट स्विस कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लीगल रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। नेस्ले जिन्होंने खरीदा पहले, उनके लिए क्या कॉल है, और क्या कोई करेक्शन होता है तो लेना चाहिए ये स्टॉक? इस पर आपके व्यू क्या है? जिन्होंने पहले लिया है तो रखना ही चाहिए, और यदि नीचे आता है देन आई थिंक इट्स अ क्लियर बाय जी। मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ नीचे आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हम लोगों ने इफेक्ट देखा था, द इफेक्ट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूज़, इफेक्ट था बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू विथड्रॉ स्टॉक्स। सही है। और इस बार तो वो कुछ हो नहीं रहा है। सही बात। आई डोंट थिंक एनीवन इज रियली बॉदर्ड। मैगी के जो सेल्स है इट इज एज नॉर्मल। तो मुझे लगता नहीं इसका कुछ इफेक्ट आएगा, पर यदि इफेक्ट आता है शुड बी यूटिलाइज्ड टू बाय। बागले साहब, आपने पिज्जा छोड़ा था, मैगी तो नहीं छोड़ी ना? ये बताइए। अच्छा, मुझे याद है हेमंत, हमने जब वो लीड का जो स्टोरी आई थी, लेड वाला, MSG 2 वाला, साल पहले हुआ था। हाँ सर। तभी कुछ 7,500-8 हज़ार था। तभी हमारा 10,500 का टारगेट था, वो तो आ गया। बिल्कुल आ गया। लेकिन आज लेवल्स में डिफरेंस है, वो वाले लेवल्स नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरे को वीकनेस नहीं दिखता है अभी एट अ करंट लेवल ऑफ 11,000 या 10,800, 10,500, 10,400 आ सकता है। मैं वो रेंज में कंफर्टेबल रहूंगा। 10,300, 10,000 बाइंग रेंज है। बट इसमें क्या है कि आप 20%, 15% की ही मतलब ये लेके रख देने वाला स्टॉक है। ये 3 साल आपकी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को गिफ्ट करने वाला स्टॉक है। बिल्कुल। आपने अपना वो बताया नहीं सर, मैगी तो आप खा रहे हैं ना, मतलब यार घर में आ रही है नहीं? मैगी तो मुझे पसंद है ना आपको? हाँ। आपको राजेश जी? अरे तो उसमें क्या हो गया, बता सकते हैं? मैगी के बारे में पूछ रहे हैं और मैगी के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, नूडल्स मैं नहीं खाता। अच्छा, आप नहीं खाते हैं? चलिए, लेकिन ये स्टॉक रहेगा रडार ये पर। 2 मिनट वाला स्टॉक नहीं है, याद रखिए। मैगी भले 2 मिनट में बनती है, लेकिन 2 मिनट वाला स्टॉक नहीं है। लेकिन इसी स्पेस में अगर आप देखें, पिछले कुछ समय में मैरिको ने क्या शानदार प्रदर्शन किया है। बागले साहब, अगर सब्स्टिट्यूट करना हो इसी प्रश्न को हेमंत के आपको कि भाई आज नेस्ले खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते, आप थोड़े से मुझे क्लियर व्यू दे नहीं पाए यहाँ पर फ्रेश बैंक के लिहाज से। और कोई स्टॉक जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ कैपिटलाइज कर सकते हैं? डाबर हो गया, मैरिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इमामी हो गया। ये स्पेस में आप आईटीसी ये स्पेस में एक्सेप्ट करेंगे? अरे बिल्कुल सर, 100%। मेरे लिए क्या है, ये सारे स्टॉक्स चले हैं, गिरेंगे ज्यादा नहीं, बट वो एक्साइटमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। आईटीसी एक ही स्टॉक है जो चला नहीं है, और आईटीसी कैचअप कर लेगा, और वो कैचअप ट्रेड में ही 330-340 का भाव मिलना चाहिए। वो एक हफ्ते में होगा या 2-3 महीने लगेंगे, मुझे नहीं लगता 3 से 4 महीने से ज्यादा लगेंगे। ओके, तो चलिए आप आईटीसी पर रखिए नज़र। ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये शेयर भी आपके होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है, जो अब तक नहीं चला है अब वो चलने का दमखम रखता है। और अब तो वो क्लैरिटी भी आ गई है जीएसटी वाली कि भाई केरल में ही सेंट्रिक सेस लगेगा, 2 साल के लिए लगेगा, तो वो हैंगओवर बड़ा वाला जो है वो हट चुका है। लेकिन कल जिस स्टॉक में हमने सुबह सुबह कहा था हैंगओवर देखने को मिलेगा, गजब का देखने को मिला। अब देखिए टाटा एलेक्सी, हम लोग कह रहे थे कि ये नर्वस रहेगा, इम्तिहान से पहले बटरफ्लाइज होंगी, नतीजों से पहले, स्कूल जाने से पहले जब इम्तिहान होते थे। देखिए इसके आज इम्तिहान है, नतीजे आने वाले हैं। अगले साहब और हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जब ये 4 डिजिट में था
सुबह 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 पकड़ बाजार लेंगे। खुलने से पहले अच्छा। इसी शो में कि ये गिरेगा और 925 का जो इसका लो है कहीं वहां तक तो नहीं चला जाएगा, ये था सवाल। और वागले साहब कह रहे थे बेच देना चाहिए, तो सुबह जिसने बेचा देखिए उसको भी फायदा हुआ। अब वागले साहब बातें तो सही हो रही हैं सब, बताइए अभी क्या और गिरेगा या कवर कर लेना चाहिए? कौन सा लेवल सपोर्ट के तौर पर ये शेयर में काम करेगा अभी? हेमंत, कल हमने प्री ओपनिंग में जी हाँ। कहा था, ओपनिंग में 1000-1005 के आसपास लोगों को मिला होगा बेचने के लोएस्ट। लिए। हाँ, ब्रेकडाउन आया तभी भी 995-996 के लेवल्स थे, वहां से भी एक 20 रुपए की मूव आई जी और एक 20 रुपए की मूव आ सकती है, क्योंकि आज रिजल्ट है। सही है। मैं ये प्ले अवॉइड करूंगा, क्योंकि 950 आता है और वहां आप शॉर्ट करेंगे ये ट्रैप हो सकता है, क्योंकि कल भी आपने कहा था कि मैं नतीजों से पहले थोड़ा अवॉइड करता हूं, लेकिन नहीं, इसमें मैंने पोजीशन कहा था कि पोजीशन लेनी चाहिए, बट फॉर अ 5% मूव, जो 5% मुझे लगता है आज आ जाएगा। तो अगर 950 के लेवल्स आ जाते हैं ओके, तो वहां पर फ्रेश शॉर्टिंग की मेरी राय नहीं राजेश होगी। जी, आपने कल एसटीवीटी कराया था सबको आखिरी सौदा में जब हम लोग साथ थे, आपने कहा था आज बेच कर जाना चाहिए, तो आज कौन से लेवल पर कवर करेंगे देखिए कल सेल किया था या स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, तो वो भी बताइए। कल ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा था और उस लिहाज से मुझे लगता है मंदी ही रहेगी, प्रेशर रहेगा। 970 के एक इंट्राडे स्विंग हमने डिफाइन किया था कि 970 के आसपास इंट्राडे कवर हो सकता है, वो भी हो गया कल। आज मुझे लगता है 970 के नीचे अगर ये टूटता है तो शॉर्ट टर्म जो है वो वीकनेस और बढ़ेगा, और मेरा टारगेट करीबन 910 का है। तो 970 टूटता है तो जो स्टॉप लॉस हमने इनिशियल में करीबन 1020 का रखा था, उसको मैं ट्रेल करके करीबन 990 का रख के मैं उसको होल्ड रखूंगा। ओके, शॉर्ट होल्ड रखेंगे राजेश यहाँ पर। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑटो की। याद रखिए, एक तो मैं पहले एक बार अशोक लेन का चार्ट लेके आना चाहूँगा। अगर आपने बागले साहब की या फिर इस पैनल को सोचने के बाद, समझने के बाद अगर रिएक्ट किया हो, तो यहाँ पे 92 के लक्ष्य थे, है ना, ये बनता है, वो ऑलमोस्ट कल अचीव हो गए 93.45 पे। अच्छा, मैं इस पर एक स्टॉक और जोड़ता हूँ जो कि काफ़ी कमज़ोर है और मंदड़ियों की ग्रिप में है, M&M। और यहाँ पे आज एक खबर भी है, और खबर इसके लिए अच्छी भी नहीं है, क्योंकि यूएस का एक यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन जो है जांच कर रहा है। दरअसल फिएट ने एक शिकायत की थी इस कमीशन को, तो वो उसकी जांच हो रही है। कल हल्का सा अगर आप देखें अपसाइड था यहाँ पर। वागले साहब, इन दोनों स्टॉक्स में आपके राय चाहूँगा, आज कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? एक तो क्या अशोक लेलैंड अपनी शॉर्ट कवर कर लूँ? अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो कवर कर लीजिए, बट अशोक लेलैंड मेरे लिए FT क्या बोलते हैं, जो मैं इसको फ्लैटर टू इश्यू कैटेगरी में जा रहा है, FTD। और इसमें अवॉइड, अगर 90 पे भी आपने शॉर्ट किया है, मुझे नहीं लगता रिकवर करना चाहिए। आपको 75-78 के लेवल्स मिलेंगे। M&M एक 700 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 700-690 का, वो ब्रेक ना हो इमीडिएटली, ऑन द अपसाइड ये अटक सकता है 760-770 में, तो एक 700-770 की एक रेंज बनी रहेगी। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नज़र। लेकिन अब आपकी नज़र होनी चाहिए एक सेक्टर पर आज भी, और वो है हाउसिंग सेक्टर। और आप देखिए, कल भी CNBC आवाज़ सबसे पहले आपको कह रहा था कि हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। छोटे छोटे स्टॉक्स बड़ी उछाल दिखाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को GST काउंसिल की बैठक होने वाली है। रियल एस्टेट शेयरों की बात कर रहा हूँ, लाते हैं आपके सामने DB रियल्टी, HDIL, ये पिटे हुए स्टॉक्स हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से हटकर अगर हम रियल एस्टेट स्पेस लाएंगे तो वो स्टोरी समझा पाएंगे। ये देखिए, DB रियल्टी 8.5% ऊपर, HDIL जैसे स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी, अंसल में बहुत बढ़िया, अंसल हाउसिंग में 20% का अपर सर्किट। और अब GST की बैठक जिस तरह से लगातार करीब जा रही है, ये होप और बढ़ रही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाले फ्लैट्स पर GST दरों में रियायत मिलेगी। अमरीश जी, मुझे याद आता है पिछला बजट जब आपने कहा था कि इस थीम में दम है अफोर्डेबल हाउसिंग में, अब तोहफा मिलने जा रहा है। ये बताइए, आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है इस स्पेस में? आई थिंक दिस विल बी अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है फॉर पीपल बुकिंग हाउसेज अंडर कंस्ट्रक्शन जी, एंड करेंटली इज बिटवीन 8 to 12%। जो लग्जरी है उसमें 12% लग जाता है, जो एफोर्डेबल 5% हो गया तो यदि 5 हो जाता है देन आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव। बिग पॉजिटिव। हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक्स जहाँ पे फोकस करना चाहिए, श्योरली नॉट DB रियलिटी और HDIL। ऑफ कोर्स, वो तो ट्रेडिंग वाला व्यू, वो ट्रेडिंग वाला लॉन्ग टर्म वाला व्यू। लॉन्ग टर्म वाला व्यू जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज आज वागले साहब ने भी पहला पिक दिया। हाँ, एब्सोल्युटली। वागले साहब, शोभा, पूर्वंकरा, आई थिंक दीज आर द वंस जहाँ पे फोकस है ऑन एफोर्डेबल हाउसिंग। अच्छा, एक पिक कल राजेश सतपुते जी ने दिया था, NBCC।
तो आप देखिए कल सुबह सुबह वागले साहब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस स्टॉक में भी दम है और देखिए कहाँ जाकर ये बंद हुआ है। क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। वसीम साहब कल आए थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि NBCC का शेयर इस सीरीज़ का सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो सकता है। और आप देखिए JP के एसेट्स जो हाउसिंग वाले हैं वो NBCC लेने की दौड़ में है। जो NCR में दिक्कतें हुई हैं अम्रपाली वाली वो दरअसल NBCC लेने, तो NBCC को भी इस रडार पर जरूर रखना चाहिए। ये बताइए, आपने कल कहा था तेजी करिए, कितनी तेजी देखने को मिलेगी? आपके टेक्निकल टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं NBCC में? देखिए हमने एक छोटा टारगेट कल दिया था 6350, लेकिन जो स्विंग है उसका टारगेट है 65.10। 65.10 और उसके ऊपर निकलता है तो उसके ऊपर निकलता है तो फिर हेमंत मुझे लगता है करीबन 68 to 70 का टारगेट होगा, जो आप ये कह सकते हैं पोजिशनली अनफोल्ड हो जाएगा। ओके यानी इस स्पेस में अगर आप देखें NBCC को रडार पे रखिएगा। और दो स्टॉक्स हेमंत आपने कौन से बताते हैं? DB रियल्टी और नहीं, वो तो ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग मैं कल बता रहा था कल कौन से स्टॉक्स देखिए मूव कर रहे हैं। और ये 10 तारीख जो है वो अभी दूर है, आज अब 8 तारीख है, तो 10 तारीख तक ये तेजी और टिकी रह सकती है। एक बार DLF दिखाएंगे, DLF एग्जैक्टली कल क्या कर रहा है? DLF में एक दिक्कत की खबर कल आ गई थी सेकंड हाफ में, हाँ, तो इसलिए DLF नहीं चला था। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक से दूर रहना चाहिए। DLF देखिए कल ऊपर से नीचे खिसका, लेकिन सरकारी कंपनियों में कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, इसके बाद एक और, ये देखिए हमने रियल एस्टेट स्पेस की बात करी, एक और सेक्टर और वो है पेपर। जी हाँ, एक अच्छी खबर है इस सेक्टर के लिए। देश के 16 बड़े एयरपोर्ट्स पर प्लास्टिक बैन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है। हेमंत का पसंदीदा सेक्टर भी है ये, है हेमंत? बढ़िया बात। और देखिए खबर क्या है, और याद रखिए 6 महीने में ये देश बदला है, यकीन मानिए। अब आप किसी भी दुकान पे जाइए, मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पर कई दिनों से, दिल्ली में देखा मैंने, अब आपको कोई प्लास्टिक देने को तैयार नहीं है, कोई नहीं देगा। इनफैक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक तो बिल्कुल ही बंद हो गया। ये बड़ा बदलाव है और किसी भी इंडस्ट्री को ये बड़ा बदलाव प्रभावित करता है। अमरीश, आपकी राय क्या है इस स्पेस में? वो स्टॉक्स जिनकी हकीकत से आप वाकिफ हो, जो अच्छे लगते हैं आपको, इस वक्त बाय करना चाहिए। ये एक बड़ा चेंज है जिसको आपको स्वीकारना चाहिए। सो आई थिंक द बेस्ट पिक तो यहाँ पे JK पेपर ही है। और हम लोगों ने क्लियरली अभी इसके प्राइसेस, जो पेपर प्राइसेस है वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वे द डिमांड हैज़ गॉन अप। एंड आई थिंक ओवर द नेक्स्ट couple of months, I think overall all India में all the states I think will clearly shift to that plastic ban, which I think will be extremely positive. ठीक बात है। तो महाराष्ट्र ने सबसे पहले इस चेंज को अपनाया और अब 1 जनवरी से तमिलनाडु ने भी इसको अपनाया है। वागले साहब, आपको चार्ट्स पर कौन सा पेपर कंपनी सबसे बढ़िया लगती है? आज तो स्टॉक 2020 में भी हमने कुछ स्टॉक्स लिए थे, लेकिन ओवरऑल ये स्पैक पर आपका व्यू क्या है, ये बताइए। आप तो काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं इसे। हेमंत, ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहे। मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी रैली हो चुकी है। हाँ, बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और ये न्यूज़ काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे बेचना चाहिए, लेकिन जो FNO में तो है नहीं, FNO में तो है नहीं, पड़े रहना जो मतलब यहाँ लेके 1 महीने में इतना वो वाला कंफर्ट नहीं है। बट आई थिंक आई विल गो विथ अमरीश। JK पेपर एट अ करंट लेवल ऑफ 147 148 या 140 तक मिलता है तो ले लेना चाहिए। 130 का स्टॉप लॉस होगा और 180 का 3 से 4 महीने या 6 महीने का टारगेट होगा। ऑलराइट, तो इस पर रखिएगा नज़र। ये सेक्टर आज फिर आपके रडार पर ज़रूर होना चाहिए। अर्निंग्स कैसे आएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वागले साहब, IT सेक्टर के दिग्गज TCS, इन्फी के नतीजे इस हफ्ते हैं, इंडसइंड बैंक के नंबर्स कल आने वाले हैं। बताइए अर्निंग सीजन आगाज़ कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा ये पूरा अर्निंग सीजन? अर्निंग सीजन इफ यू टॉकिंग ऑफ IT जी, थोड़ा बहुत शायद may not be as good as what we have seen in the earlier quarters. At the same time we should remember कि जो लास्ट 6 महीने का जो हम लोग GDP फिगर्स भी देख रहे हैं, वहाँ भी we have seen a sort of a slowdown. Okay. तो मुझे लगता नहीं कि this time's earning season will be much better than what we saw in the earlier quarter. I think it will be more or less similar. ओके, लेकिन अगर आप देखें इस अर्निंग सीजन की शुरुआत अगर आप देखें, 2 बड़े दिग्गज स्टॉक से होती है, इन्फोसिस और TCS है। एक बार आप प्लीज़ निफ्टी IT लेके आइएगा। कल निफ्टी IT अगर आप देखें जिस तरीके से बिहेव कर रहा था और तमाम दिग्गजों का जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस था, हमें तय कर, जैसे कि इनफैक्ट शुरुआत में हेमंत ने भी बात की थी कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग काफ़ी अच्छी खासी हुई थी। निफ्टी IT डे हाई पर 14,291 पे उस वक्त शार्प हुआ, उस वक्त तेज हुआ जब बाजार थोड़ा सा ट्रिम हो रहा था, गिर रहा था। वागले साहब, एक तो निफ्टी IT पे आपका आउटलुक, मतलब अल्टीमेटली वो स्टॉक फ्यूचर्स जो कि अगले 5-7 सेशन के लिए, स्पेशली अगर आप देखें नंबर्स के प्रोस्पेक्टिव से, आपको लग रहा है कि हाँ एक अच्छा मूव के लिए तैयार हो रहे हैं? वीरू, फ्रैंकली मेरा व्यू ये है
कि ये बहुत ज़्यादा साइडवेज है। माइल्डली पॉजिटिव टीसीएस या इन्फोसिस, मैं ये कहूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं हूँ। अगर आप मुझे पूछेंगे क्या मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, जैसे कल हमारी टाटा एलेक्सी पे राय थी, वैसा मेरा राय नहीं है। बट एज अ ट्रेडर मुझे जो चाहिए, जो मोमेंटम चाहिए, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो प्री रिजल्ट बिल्कुल हल्की सी 3-4% की पॉजिटिव मूव आ सकती है इन्फोसिस में, टीसीएस में। मैं उसको प्ले नहीं करना चाहूँगा। ऑल राइट, चलिए तो वेट एंड वॉच की अप्रोच रखेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कल जो तेजी बनी है इन्फोसिस में, उसमें 300 करोड़ की डिलीवरी बेस बाइंग हुई है। तो ज़्यादातर बाजार कॉशियस है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है इन नतीजों को, और एफआईआर जो हैं, जो गोरे हैं, वो दरअसल इनको खरीद रहे हैं। टीसीएस में भी करीब 180 करोड़ रुपए की भाजियाँ दरअसल बाइंग हुई है। तो इस फैक्ट को भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बढ़िया तेजी होती हुई नजर आ रही है, तो नीचे के लेवल्स पर स्मार्टली कोई इनमें खरीदारी कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था शो की शुरुआत में, हम आपको बताने वाले हैं, तोहफे देने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट सीएनबीसी आवाज़ के जन्मदिन के हफ्ते पर आपको एक से बढ़िया एक नया स्टॉक बताएंगे, जो इस जन्मदिन से अगले जन्मदिन तक आपके पोर्टफोलियो की वेल्थ इंक्रीज करेगा। बागले साहब ने कल प्राज बताया था, आज अमरीश जी की बारी है। अमरीश जी, तोहफा दीजिए, बताइए। मेरा जो इस साल का जो तोहफा है ऑन योर एनिवर्सरी, प्राज तो आपका फेवरेट था वैसे। प्राज तो फेवरेट है एंड दैट्स ऑलवेज बीन अ फेवरेट, एंड आई थिंक जो मेरा टारगेट है प्राज में, इट्स एटलीस्ट इनिशियल टारगेट इज 150 to 170। सही है, कुड बी अ मल्टी बैगर। पर आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इट इज अगेन योर अनदर फेवरेट, ओके, जुबिलेंट फूडवर्क्स। जबरदस्त। यहाँ पे क्लियरली एक जो है देव इंक्रीज द स्टोर टाइमिंग्स, उसका तो ऑलरेडी दे हैव गॉट द बेनिफिट। जो अभी नया शुरू किया था डिलीवरीज एट रेलवे स्टेशन, हाँ, उसका बेनिफिट अभी शुरू हुआ है। एंड आई थिंक फॉर दिस क्वार्टर 3 में, आई थिंक द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दे विल शो, वन बिकॉज जो फेस्टिविटीज है उसमें नॉर्मली सेल्स बढ़ते हैं, and also because of the railways का, which should add about 2 to 3% to the top line. तो मुझे लगता है कि with the sort of earnings जो हम लोग expect कर रहे हैं, FY19 का about 24 and FY20 का about 32, मुझे लगता है कि after the sort of a correction, nearly 20% correction देखा है, तो over the next 1 year, I'll not be surprised if we get levels of 1700 to 1750. बागले साहब, छोड़ रहे हैं पिज़्ज़ा, मतलब जो आपने छोड़ा था वापस पकड़ रहे हैं? हेमंत, तुमने इतना परेशान कर दिया बागले जी को। बागले जी पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देंगे आपके। खा रहे हैं आप तो, शुरू करने ही वाले। देखिए, जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है वो पहले एक हफ्ते के लिए होता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं अपने रेजोल्यूशन। नहीं, मेरा मानना यह है कि 1700 शायद ना जा पाए टेक्निकली। मेरे लिए टारगेट 1450-1500 का है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, करंटली एट 1215 1217, शायद आपको एक 40-50 रुपए का कई डाउनफॉल मिल सकता है, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा। मतलब मेरे लिए लॉन्ग टर्म टारगेट है सर, इस बर्थडे से जन्मदिन के अगले जन्मदिन तक। एक साल के लिए अगर आपको लेना है 1500 1550 का टारगेट आपको मिलना चाहिए। 1550 का टारगेट। चलिए, बीच बीच में कभी बागले साहब का 1550 का और 1750 का सर का, और मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, 12 to 15 months का target। एक दो बार हम ही चलेंगे इनको खिलाने के लिए, है ना? आपको बागले साहब अभी भी देखिए थोड़े कॉशियस हैं, कह रहे हैं मैं एक हफ्ते नहीं 2 हफ्ते तक पिज़्ज़ा दरअसल कम खाऊंगा। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा एविएशन की बात करते हैं। और एविएशन में देखिए एक चीज़ थी कि जेट तो डिलीवर कर ही नहीं पाया, डिलीवर किया इंटरग्लोब एविएशन ने, इंडिगो ने। लेकिन आज खबर यह है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, और इशू है वही A320 जो इंजन है ना, वो इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आपको मालूम है सप्ताह अंत में एक इंसिडेंट हुआ, स्पाइस जेट की आई थिंक में एक फ़्लाइट थी जो हांगकांग से टेक ऑफ हुई थी, और आना था उसको मेरे ख्याल से दिल्ली या मुंबई। उसका एक इंजन बंद हो गया रास्ते में, तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई वाराणसी में। तो ये अच्छा। ये एक चैलेंज है इस इंडस्ट्री के सामने, स्पेशली अगर आप देखें इंटरग्लोब एविएशन। ये मैं जानना चाहता हूँ कि अमरीश, इस प्राइस में सारे बेनिफिट्स, एक तो जेट एयरवेज की अंडर परफॉर्मेंस का एक बेनिफिट आपको वो मिला, एक बेनिफिट आपको क्रूड के सस्ते दामों का मिला, इस प्राइस पर वो सारे बेनिफिट्स हैं क्या? यहाँ पर एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये दिसंबर में बहुत चला है, गजब चला है। नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि हाउ इज द बैलेंस शीट कंडीशन। जिस कंपनी के बैलेंस शीट्स खराब हैं, तो उनको तो जो ऑयल के प्राइसेस कम हुए उनका तो कुछ बेनिफिट होने वाला ही नहीं है, बिकॉज दैट बेनिफिट गेट्स हिडन इन द ओवरऑल बैलेंस शीट इश्यूज।
तो यदि हम लोग जेट का बात करें तो ऑयल बेनिफिट का बात ही नहीं कर सकते. We'll have to see whether there'll be a white knight or a new investor coming in. कोई नया इन्वेस्टर आता है तो ही शायद ये चल सके, नहीं तो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आई थिंक इट इज़ गोइंग द किंगफिशर वे. तो जो ऑयल का जो बेनिफिट है शायद मिलेगा इंडिगो को, पर वहाँ भी जो इश्यूज है इंजन के, दैट विल पॉसिबली होल्ड इट डाउन अ बिट. बट अगेन द इंजन इश्यूज पे शायद दे कैन आल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो उतना शायद इफेक्ट ना हो. सो आई थिंक द बेस्ट स्टॉक टू बी लुक्ड एट इन दिस स्पेस इज इंटरग्लोब एविएशन. ओके, हेमंत क्या लगता है जेट एयरवेज अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिनिश्चित कर पाएगा? मुश्किल है. देखिए, SBI इनको और मदद करेगा, और पिछली बार आप देखिए SBI ने जो मदद की थी किंगफिशर की, उसके बाद अब क्या जेट की मदद हो पाएगी? खास तौर पर ये बड़े सवाल हैं. तो यहाँ पर ये उछाल में लोग निकलने की कोशिश करेंगे. और देखिए हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं एक साल में 70% की गिरावट दिखा चुका है ये स्टॉक का. ऊपर से अगर आप देखें थोड़ा और लंबा चार्ट तो आपको समझ में आएगा किस लेवल से, 850 के लेवल से ये गिरना शुरू हुआ है. तो दिक्कतें हैं जेट में. और ये जो आप बता रहे हैं दिक्कत, देखिए गो के साथ भी है, और दिक्कत जो नए इंजन वाली है ये इंडिगो के साथ भी है. तो बेस्ट है जो अमरीश जी कह रहे हैं, इस स्पेस से दूर रहिए, टिकटें खरीदिए, और वो भी और एक जगह से दूसरी जगह जाइए. तो वही एक समय में देखिए, यदि आप जाते हैं 2011-12 में, जी सर, और जो किंगफिशर के साथ जो हुआ है वो एक एक करके लिखते जाइए. हाँ, सेम हो रहा है इनके साथ, सेम हो रहा है बिल्कुल. सैलरी डिले, डिफॉल्ट, उसके बाद इन्वेस्टर से बात चालू, वहाँ भी शायद एक साल इन्वेस्टर से बात चालू था. नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम किए हैं, और जो रेगुलर डिस्काउंट्स दे रहे हैं, आई मीन अब 50% डिस्काउंट दे रहे हैं. 50% अभी बाकियों की भी वाट लगाएंगे. मतलब दूसरी कंपनियों के लिए भी मुश्किल. यस, वाकई एक जमाने में तो मुझे लगता है कि वन हैज टू वेरी क्लियरली सी कि कोई इन्वेस्टर आता है तो ही इसमें चांस है, नहीं तो कुछ भी चांस नहीं. अच्छा, इन्वेस्टर आप बताइए, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप इस भाव पर इन्वेस्ट करेंगे या पिटे हुए वैल्यूएशंस पर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, जो भी क्योंकि हम कह रहे थे टाटा वाली डील 300 के ऊपर जो लोग सोच रहे थे होने वाली है, हुई नहीं. देखिए हुई, आज तक तो हुई नहीं. क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आएगा आई थिंक दे विल लुक एट स्क्रैप वैल्यूएशन. सही बात है. एक ज़माने में सहारा को सहारा देने वाले आज खुद सहारा ढूंढ रहे हैं. जेट एयरवेज 246 के भाव पर. वागले साहब, अभी कहाँ जाके सहारा मिलेगा? कोई सहारा है ही नहीं अब. नहीं नहीं, मतलब चार्ट में तो वन वे वीकनेस है. हमने तो आज की बात छोड़ी, हमने तो 330 में कहा था जब चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही थी. अभी भी ये जेट वाला, ये टाटा वाला प्राइस लेके बैठा है. मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे तो ये इमीडिएटली सब 200 लगता है. सब 200 मतलब इसका प्रायर सिंगल 160 का है, तो 180 to 160 ये रेंज मेरा टारगेट होगा. बिल्कुल. तो इस पर रखिएगा नज़र, दबाव देखने को मिलेगा. और देखिए CNBC आवाज़ ने लगातार ये स्टैंड बरकरार रखा था कि ये डील जो है वो इन वैल्यूशंस पर तो होने वाली नहीं है, और मुश्किल आएगी इस डील को भी आगे होने में. और देखिए अब कोई बयानबाजी नहीं हो रही है कि टाटा से बातचीत हो रही है या इतिहाद से बातचीत हो रही है. इतिहाद का नाम भी खूब चला था, लेकिन अब देखिए इतिहाद तो हम खुद ही कह रहे थे दिक्कत में है, मुश्किल में है. तो अब यू नेवर नो, अवॉइड करिए, बेस्ट है इस स्पेस को. लेकिन पैसा तो देखिए आपका CNBC आवाज़ पर ही बनेगा. और आज नए साल में पहला जैकपॉट देने वाले हैं आशीष, पता है आपको? आशीष मान गए जैकपॉट देने के लिए. और आज कौन सा वो जैकपॉट स्टॉक होगा वो ठीक 9 बजे हम आपको बताएंगे. आशीष का जैकपॉट स्टॉक, इसके ऊपर भी आज आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए. तो साल का पहला जैकपॉट आने वाला है थोड़ी ही देर में. CNBC आवाज़ के साथ आप जुड़कर रहिए. गोवा कार्बन एक और ऐसा स्टॉक है जिसने अपना करीब 184% आउटपुट ज़्यादा किया है दिसंबर की तिमाही में. अब इसके नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों से पहले जनरली इस तरह की खबरों पर ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है. बृहस्पतिवार को इसके नतीजे हैं और ये जानकारी मिली है. गोवा कार्बन में कुछ नज़र आ रहा है राजेश जी, या अवॉइड करें? नहीं, देखिए मुझे लगता है हेमंत, इसका जो वीकली चार्ट है वो बेहतरीन है. 510 के आसपास इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है, वो उसने मेंटेन किया है. कैंडलस्टिक पे बाय बनाए, कंसोलिडेशन में है. करीबन 540 ऑन द लोअर साइड, ऑन अ हायर साइड 600. ये एक थोड़ा सा बड़ा एक दायरा बना रहा है, लेकिन चार्टिकली मुझे लगता है इट्स अ बाय. इनफैक्ट इट्स अ होल्ड, लेट मी पुट इट दिस वे. मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा हम लंबे तौर पर देखें, करीबन 3 months to 6 months, तो इसका टारगेट करीबन 740 के आसपास बैठता है.
तो बहुत बड़ा टारगेट अनफोल्ड हुआ है जो वीकली चार्ट पे हुआ है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर गोवा कार्बन बाय करे ऑन डिप 540 के आसपास तो बढ़िया रहेगा। 500 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक दो स्टॉक्स और ले लेते हैं। इनफैक्ट वागले साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ मैं कंस्ट्रक्शन स्पेस की बात करूंगा। अभी कुछ देर पहले हर्षिता एल&टी के बारे में एक हाउस व्यू शेयर करके गई थी। एल&टी, सीमेंस, IRB, इन तीनों में से आपकी चॉइस क्या रहेगी आज? एल&टी में समो ऊपर में अटक रहा है, प्रेशर आ रहा है ना? हाँ, मतलब आई थिंक हेमंत कुछ कह रहे था, व्हाट वाज दैट मैं ये कह रहा था रीजन? कि एल&टी ने जो अपना बायबैक का अनाउंसमेंट किया था उसमें अभी तक रेगुलेटर से मंजूरी, यानी सेबी से मंजूरी औपचारिक तौर पर मिली है नहीं। तो जिन लोगों ने ये शेयर खरीद कर रखा था कि हम बायबैक में इस स्टॉक को देंगे, वो सब अभी तक वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और अब देखिए नए नतीजे का सीजन शुरू हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है। और उसमें भी बायबैक में सूटी, सरकार के पास सूटी में भी देखिए एल&टी के शेयर हैं, वो दरअसल शेयर देंगे या पब्लिक का शेयर एक्सेप्ट होगा, इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इसी कंफ्यूजन के चलते ये शेयर नहीं चलेगा सर, तो जब तक ये कंफ्यूजन साफ नहीं हो पाएगा। वही चार्ट्स में दिख रहा है 1440, 1460 ये लेवल पे ये अटक साल रहा 2018 में 2 या 3 बार वहीं से घुमा है। सही बात है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करें, आपको लोअर लेवल्स में मिलेगा। रही बात कौन सा स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, मुझे सीमेंस अभी भी अच्छा लगता है। आई थिंक हमने लास्ट वीक में बात की थी। मुझे लगता है सीमेंस 1150 तक जा सकता है अगले महीने या 1.5 महीने में। तो सीमेंस के ऊपर रखिएगा नजर। सर आप कैसे देख रहे हैं एल&टी वाले मुद्दे को? क्योंकि सब लोग अनाउंसमेंट आया था बायबैक का तो बहुत उत्साहित थी पूरा बाजार। अनाउंसमेंट आया था 1500 लेवल पे, जी हाँ, पर अभी कब होगा किसी को पता नहीं है। सो आई थिंक अनलेस दैट हैपेंस वी विल सी दैट जो कैप है एल&टी का, आई थिंक इट विल बी क्लोजर अबाउट 1410, 1425, उसके ऊपर जाना मुश्किल है अभी। अच्छा, इस स्पेस में आपको क्या पसंद है फंडामेंटली? क्योंकि ये स्पेस कई एक्सपर्ट्स को अच्छा लगने लगा है, कह रहे हैं कि नंबर्स भी इस बार बेहतरीन हो सकते हैं। फंडामेंटल्स किसके अच्छे हैं? सीमेंस एंड एबीबी, हाँ, ये दोनों देख रहे हैं। एंड सीमेंस लाइक क्लियरली आई थिंक कैन गो अप अनदर 100-125 रुपीस फ्रॉम हियर। चलिए, तो अब इस पर रखिएगा नज़र। और एक और स्टॉक है जो खबरों के चलते आज एक्शन में रहने वाला है, वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। इसने इटली की एक एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपनी को एक्वायर किया है और ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फंडामेंटल्स इसके काफ़ी अच्छे रहे हैं। इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं बलिया साहब, एंड्योरेंस को? ये स्टॉक ट्रैक ज़्यादा लंबी हिस्ट्री तो नहीं है इस स्टॉक की, लेकिन वागले साहब इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? चार्ट्स बहुत कम है, बट वॉट एवर लिटिल अवेलेबल, एक 1050 1100 में एक बेस बना है। और हेमंत, इसमें मोमेंटम तब आएगा जब ये 1300 के पार निकलेगा, फिर मैं 1450 1500 तक की बात करूंगा। ओके, चलिए, तो इसके ऊपर रहेगी नज़र। और अब हम शुरू करेंगे मुनाफे की तैयारी के बाद पहला सौदा की। हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, राजेश सतपुते जी से हम लेंगे विदा, और रजत बोस साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वागले साहब तो हमारे साथ बने हुए हैं ही, अम्बरीश बलिगा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, टॉप 5 स्टॉक्स के साथ। ONGC और ऑयल पर नजर रखिए, इनको रियायत मिल सकती है। ONGC और ऑयल इंडिया को ये रियायत मिलेगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। निजी या विदेशी पार्टनर चुनने का विकल्प इन्हें मिलेगा। साझेदारी की शर्तें तय करने की आज़ादी मिलेगी और इसके अलावा भी ज़्यादा छूट, ज़्यादा रियायत दी जा सकती है। ये संकेत दरअसल पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की ओर से मिले हैं। तो इन स्टॉक्स पर आपकी नज़र खास तौर पे होनी चाहिए। M&M पर भी रखिएगा नज़र। यूएस में M&M के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। फिएट ने दरअसल अमेरिका में शिकायत करी और इस शिकायत के बाद US ITC ने जांच शुरू कर दी है। तो ये एक हैंगओवर इस स्टॉक के ऊपर रहने वाला जब तक जांच का आउटकम नहीं निकल कर आ जाए। और नजर रखिएगा आज NBFC कंपनीज पे, क्योंकि RBI गवर्नर फाइनली अब NBFC कंपनीज के साथ बैठक कर रहे हैं। जब से नए RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने चार्ज लिया है, तब से हम लगातार ये कह रहे थे कि NBFC से कब मिलेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो उनकी है। तो आज फाइनली मुंबई में ये बैठक हो रही है, नकदी के मुद्दे पर चर्चा होगी और NBFC कंपनीज कोशिश करेंगी RBI गवर्नर को कन्विंस करने के लिए कि वो सीधे RBI से NBFCs को मदद दें। और प्रभात डेयरी ने एक करार किया है डेनमार्क की कंपनी के साथ, तो इस स्टॉक पर भी रहेगी नजर आज।